नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों को पढ़ना है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, उसके एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हमें लिबरलिस्ट, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट और कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। अब लिबरलिज्म तीन प्रकार का है। सबसे पहला क्लासिकल लिबरलिज्म, दूसरा मॉडर्न लिबरलिज्म और तीसरा है नियो लिबरलिज्म। मैंने क्लासिकल लिबरलिज्म पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस लेक्चर को जरूर देखकर इस लेक्चर को देखें, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वह सबसे ज्यादा महत्व व्यक्ति को देता था। जितने भी इज्म हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, वह इज्म से एंड होते हैं। और आइडियोलॉजी का काम ही होता है कि इंडिविजुअल, स्टेट और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसे बताना। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का मानना था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल्स अपने आप में एंड है और सोसाइटी एक मीन्स है। समाज बस एक माध्यम है इंडिविजुअल्स के हितों को पूरा करने का, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को सर्व करने का। और इसीलिए ये लोग ज्यादा महत्व इंडिविजुअल को देते हैं और लिबर्टी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है जो लिबरलिज्म में, वह है लिबर्टी, स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता कैसी? तो स्वतंत्रता सिर्फ वह नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, तो हम कहेंगे कि आपके पास नेगेटिव लिबर्टी है। एक लेक्चर भी पूरा का पूरा है नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी पर। अगर आप डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी बाय पढ़ो तो ऐसे अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें मैंने पूरी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो यहां सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर, एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, बाहरी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। पर उसका क्या अगर किसी व्यक्ति के अंदर आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक प्रतिबंध है, इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और मोहन को शिक्षा ग्रहण करने से राज्य नहीं रोक रहा, स्टेट नहीं रोक रहा। स्टेट कह रहा है कि जाओ, हम ऐसे कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे तुम्हें शिक्षा लेने में समस्या होगी। तो मोहन के पास नेगेटिव लिबर्टी है, वह एडुकेशन ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर मोहन के पास पैसे ही नहीं है तो फिर क्या होगा? मोहन शिक्षा ग्रहण कर सकता है, थ्योरेटिकली मोहन के पास शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिकली मोहन के पास शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है उस काम को करने की, और उसके पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। तो पॉजिटिव लिबर्टी का होना का ये अर्थ है कि आपके पास कैपेसिटी हो, क्षमता हो, एबिलिटी हो कि आप किसी काम को कर सकें। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के डायमेंशन पर जो है ना, ये क्लासिकल लिबरलिज्म ध्यान नहीं देता था। क्लासिकल लिबरलिज्म सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए था। क्लासिकल लिबरलिज्म से क्या हुआ? एडम स्मिथ के बारे में मैंने आपको बताया था, जॉन लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, हॉब्स के बारे में बताया था, मैंने रूसो के बारे में बताया था। ये सब क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। तो अब आगे हम मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करेंगे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म में दो तीन बातें ये ध्यान में रखना है कि वह नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म साथ ही साथ स्टेट के इंटरफेरेंस को जो है वह रोकता है, कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर क्या मोहन के लिए राज्य को सरकारी स्कूल की व्यवस्था देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था होगी क्योंकि मोहन के पास पैसे नहीं है, तब तो वह सही मायने में शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, तब तो उसके पास स्वतंत्रता होगी सही मायने में। इस चीज को आप सोचिए। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ये अमीरों की फिलॉसफी थी, क्लास बाइस्ड था। यहाँ ये बात करते थे कैपिटलिज्म की, कि पूंजीवाद होगा, जो मार्केट इकोनॉमी है वह काम करेगी, डिमांड एंड सप्लाई पर चीजें चलेगी। जो स्टेट है वह इकोनॉमी को जो है कंट्रोल नहीं करेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने दाम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये स्टेट तय नहीं करेगा, राज्य तय नहीं करेगा। और जब मैं स्टेट कहता हूं तो मैं कंट्री मीन करता हूं इन पॉलिटिकल साइंस, ओके। आई डू नॉट मीन बिहार एंड झारखंड, I mean India, US. These are the states in political science. Okay, if you are student of political science, then we are actually
यूजिंग द टर्म स्टेट फॉर द कंट्रीज। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म से जब पूंजीवाद आया, मार्केट इकोनॉमी आई, तो उससे बहुत सारी समस्याएं आ गई। अब बहुत सारी समस्याएं, जैसे में पूरा का पूरा पैसा कुछ ही अमीर लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, बाकी जो लोग थे गरीब के गरीब रह गए। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई क्योंकि मशीनीकरण हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ वर्क प्रोसेस का। तो जो पहले वर्कर्स काम किया करते थे अब वह मशीनें करने लगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी घटने लगा। उसके बाद भी और भी बहुत सारी समस्या आई। मोनोपोली क्रिएट हो गई कुछ ही लोगों की। जो आम जनता थी उनको डिप्राइवेशन फेस करना पड़ा, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। लिबर्टी जो है, जो स्वतंत्रता है, कुछ अमीर लोगों के लिए ही रह गई, जो प्रिविलेज्ड क्लास थे उनके लिए ही रह गई। और इस कारण से जो सोशलिस्ट, जो समाजवादी और जो मार्क्सवादी लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया क्लासिकल लिबरलिज्म को। और आप देखिएगा इसी समय में यूरोप में, अगर वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, तो उसके बाद आप देखिएगा तो यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन का समय आता है। और उसी समय में आपका देखा जाएगा कि बहुत सारे सोशल मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट जो हैं खड़े होते हैं। वर्कर्स जो हैं वह प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब थी। और सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि यूएसएसआर भी बना 1921-22 के टाइम में। बॉल्शविक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद यूएसएसआर का गठन होता है, मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल पर उसका गठन होता है। तो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो है ना, वह कैपिटलिज्म के पूरे खिलाफ था। ये आप बाद में पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 में, या इसी सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कैपिटलिस्ट के लिए, जो अमेरिका जैसे जो यूके जैसे देश थे, उनके लिए समस्या आ गई कि अगर लोग इसी प्रकार से, अगर सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के तरफ अगर अट्रैक्ट होंगे, तो देर नहीं कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वह चुनाव जीत जाए हमारे भी देश में। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो कमी है, जो समस्याएं हैं इसमें, हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है ना, यह उन्हीं समस्याओं को दूर करता है। कुछ कुछ समाजवाद और मार्क्सवाद के तत्वों को ये लिबरलिज्म में जो है यह ला देता है। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ एलिमेंट को लिबरलिज्म में जो है इनकलकेट कर देता है, और इसी से मॉडर्न लिबरलिज्म की शुरुआत होती है। और मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट जो कि हस्तक्षेप कर सकता है, जो इंटरफेयर कर सकता है सोशल गुड के लिए, समाज में सबका हित करने के लिए, सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है, कानून बना सकता है, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, एडुकेशन की व्यवस्था कर सकता है। तो ये वेलफेयर स्टेट। क्लासिकल लिबरल्स ने कहा था कि स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, स्टेट को बस अपने सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर ध्यान देना चाहिए, बाकी कुछ चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं कि लोगों की कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत है। टीएच ग्रीन फ्रीडम को, लिबर्टी को एज अ कैपेसिटी जो है वह डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है किसी काम को करने की, तो सही मायने में आपके पास लिबर्टी नहीं है। अगर मोहन के पास अगर पैसे नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है एडुकेशन लेने की, तो फिर काहे की लिबर्टी है उसके पास? आप लाख एक व्यक्ति को कहो कि जाओ पढ़ो ना, तुमको कौन पढ़ने से रोक रहा है, जाओ यूपीएससी की तैयारी करो। भाई है उसके पास 1.5 लाख यूपीएससी के फीस को भरने के लिए, 1.5 लाख कम बोल दिया, 2 लाख रुपए हैं क्या यूपीएससी के कोचिंग्स को करने के लिए, बड़े बड़े जो पैरामाउंट इंस्टीट्यूट हैं उससे। तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है ना। भाषण तो बहुत सारी यूट्यूब पे आप सुनेंगे कि आपको किसने रोका है, कोई भी कर सकता है। तो बस वही वाली बात है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट है ना। आपको किसने रोका है? तो रोका तो किसी ने नहीं है, लेकिन मेरे पास क्षमता भी तो नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो ये लिबर्टी कौन सी काम की? आपको अमेरिका जाने से किसने रोका है? तो आपके पास तो नेगेटिव लिबर्टी है अमेरिका जाने की, लेकिन अमेरिका जा पाओगे? समझ रहे हैं बात को? तो पॉजिटिव लिबर्टी, कैपेसिटी को डेवलप करने की बात करते हैं। एब्सेंस ऑफ इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये चीज आपको समझना है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म कुल मिलाकर एक रिएक्शनरी आइडिया था। मॉडर्न लिबरलिज्म ऐसा नहीं कि थ्योरिस्ट ने बहुत सोच समझ के इसको
एक प्रोएक्टिवली जो है इसको प्रोपाउंड किया था। एक्चुअली कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वह खतरे में दिखाई देने लगा, इसीलिए लोगों ने सोचा कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे, और इसीलिए इन्होंने वेलफेयर स्टेट या मॉडर्न लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया। इसीलिए अगर आप डेविड गार्लैंड जो कि ड्यू के रीडिंग में है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, वेलफेयर स्टेट वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन करके ये बुक है, तो उसमें डेविड गार्लैंड का आपको कोटेशन देखने को मिलेगा कि वेलफेयर स्टेट एक डैमेज लिमिटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, रदर देन एनी वंस आइडियल सोशल रिलेशन। ये किसी सोशल रिलेशन का कोई आदर्श नहीं है, ये तो सिर्फ डैमेज को लिमिट करने के लिए इसको लाया गया। प्रॉब्लम्स जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के कारण अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाना, तो इन सब चीजों के लिए ही जो है इसको लाया गया। इस चीज को आपको समझना है। मैंने ये सब चीजें आपको बता दी कि क्यों लाया गया मॉडर्न लिबरलिज्म। अब वेलफेयर स्टेट को लेकर हमारे मन में कुछ गलत अवधारणाएं हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि डेविड गार्लैंड बताते हैं। वेलफेयर स्टेट जो है ना, वह हम ऐसा मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है, जो कल्याणकारी राज्य है, वह सिर्फ गरीबों की मदद करता है। लेकिन सही मायने में डेविड गार्लैंड कहते हैं कि गरीबों की मदद तो करता है, नो डाउट, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, सबसे ज्यादा इसका लाभुक जो होता है वह मिडिल क्लास होता है, जो कि एम्प्लॉयड है। आप देखिए ना, आपको पेंशन दिया जाता है, आपको जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलती हैं, ये सब सबको मिलता है ना, सिर्फ गरीबों को नहीं मिलता। तो जो मिडिल क्लास है वह सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। ये एक पहला जो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे माइंड में। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो वेलफेयर स्टेट है वह डेवलपिंग कंट्रीज है, और यूएस है, जो यूके है, जो स्वीडन है, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, वे लोग वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें। यूएस और यूके जितना वेलफेयर का काम करता है ना, उतना इंडिया भी नहीं कर पाता। फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में शिक्षा, स्वीडन में जाकर आप देखें लोगों को कितनी रियायत दी जाती है। तो डेविड गार्लैंड का कहना है कि आपको वेलफेयर करने के लिए स्टेट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। और रिसोर्सेस किसके पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास या डेवलपिंग कंट्रीज के पास? सरप्लस किसके पास है? अधिक मुनाफा किसके पास है? तो अधिक मुनाफा इनके पास है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो है वेलफेयर आपको कैपिटलिस्ट कंट्री में देखने को मिलेगा। एक कंट्री जितना ज्यादा कैपिटलिज्म की ओर जाएगा, उतना ज्यादा उसमें वेलफेयर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। आज इंडिया जो है सबको फ्री में शिक्षा नहीं दे सकता। आज इंडिया सबको फ्री में स्वास्थ्य की व्यवस्था उतने स्तर पर नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास उतना पैसा नहीं है, इतना रिसोर्सेस नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट डेविड गार्लैंड हमें कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमें डेविड गार्लैंड बताते हैं कि वेलफेयर स्टेट, जब हमारे दिमाग में ये टर्म आता है, ये हमें उज्जवल सर ने पढ़ाया था ड्यू में। तो वेलफेयर स्टेट जो है, ये जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में स्टेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशन कि वेलफेयर का जो काम है वह कौन करता है? स्टेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, राज्य से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं। पर ऐसा नहीं है। वेलफेयर जो है ना, वह सिर्फ स्टेट इंस्टीट्यूशंस नहीं करता, वेलफेयर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करता है, प्राइवेट प्लेयर्स भी करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बाद में पे कर दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। आप बहुत सारा देखिएगा प्राइवेट आपके जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जैसे मेडिकेयर, ये सब, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपके होते हैं, जो कि आपको फ्री में जांच करते हैं। वो सरकार से पैसा लेते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं। तो वेलफेयर जो है ना, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी कैरी ऑन किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है। फिर वेलफेयर जो है वह फैमिली भी करती है। फैमिली इज अ इंस्टीट्यूशन, एंड फैमिली से ज्यादा वेलफेयर कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट डेविड गार्लैंड का मानना है कि जो सबसे पहला जो वेलफेयर का जो संस्था बना, वह फैमिली था। आपके परिवार आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आप इस बारे में सोचिए। तो ये वेलफेयर आपका कल्याण ही तो कर रहे हैं। उसके बाद रिलीजियस और वॉलेंटरी एसोसिएशंस बहुत सारे होते हैं, जो कि
आपके वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो दूसरा मिथ निकालना है कि वेलफेयर सिर्फ और सिर्फ स्टेट करता है अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा। स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी वेलफेयर करा सकता है। कुछ कुछ और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फैमिली, दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस व्हिच डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तीसरा, किसी भी मॉडर्न स्टेट को हम सिंपली नहीं कह सकते कि ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट ना एक एट्रीब्यूट है। ये जैसे आपका एक पूरा शरीर है ना, तो जैसे एक हाथ है आपके शरीर में, तो आप अपने हाथ को पूरा शरीर नहीं कहेंगे। उसी प्रकार एक मॉडर्न स्टेट को पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट नहीं बताया जा सकता। वेलफेयर सिर्फ और सिर्फ उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक फीचर है। और विश्वास मानिए, जितने भी आपके स्टेट्स हैं, चाहे वह टोटलिटेरियन स्टेट हो, चाइना वेलफेयर स्टेट नहीं है, बिल्कुल वेलफेयर स्टेट है। चाइना बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाता है अपने जनता के लिए। अमेरिका वेलफेयर स्टेट है। तो चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कम्युनिस्ट है, अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैपिटलिस्ट है ना। जो लिबरलिज्म की प्रिंसिपल है उस पे बना है। तो चाहे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ भी हो, प्रेसिडेंशियल हो, डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी हो, वेलफेयर फंक्शंस हर एक स्टेट जो है परफॉर्म करते हैं। तो वेलफेयर स्टेट इज नॉट अ सिंगल डिस्क्रिप्शन। आप किसी भी स्टेट को नहीं बोल सकते अच्छा वेलफेयर स्टेट। जितने भी मॉडर्न स्टेट्स हैं सबके सब वेलफेयर स्टेट हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी हो। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मॉडर्न लिबरलिज्म से आया। अब ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मॉडर्न लिबरलिज्म से कैसे आया होगा? तो क्लासिकल लिबरलिस्ट कहते थे कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना है किसी के भी प्राइवेट स्फेयर में, किसी के भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तब आया जब ये एक्सेप्ट किया लोगों ने कि ठीक है, राज्य जो है वह हस्तक्षेप कर सकता है। तो सबसे पहले जेएस मिल ऐसे थिंकर थे। एक्चुअली जेएस मिल को मैंने आपको क्लासिकल लिबरलिज्म में भी पढ़ाया था, और मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो जेएस मिल है यह ट्रांजिशन पीरियड के थिंकर है। एक्चुअली जेएस मिल में आपको दोनों गुण देखने को मिलेंगे। जेएस मिल में आपके कुछ ऐसे गुण हैं जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म में देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म के देखने को मिलेंगे। तो ये संक्रमणीय काल के चिंतक हैं, ये ट्रांजिशन जो इंटरमीडिएट पीरियड है ना बीच में, उसके चिंतक हैं ये। तो जेएस मिल से ही आपका वेलफेयर स्टेट का जो अवधारणा है इसका उत्पत्ति होता है, इसका ओरिजिन होता है। और बाद में फिर टीएच ग्रीन आते हैं, एलटी हॉबहाउस आते हैं, मैकाइवर आते हैं, बहुत सारे और भी चिंतक हैं जिन्होंने इस आइडिया को और ज्यादा ऊपर जो है विस्तार किया। तो जेएस मिल जो है पहले ऐसे प्रोमिनेंट थिंकर हैं जो कि पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और, मॉडर्न लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जेएस मिल कहते हैं, आप सेमेस्टर 5 6 में आप जेएस मिल के बारे में ड्यू के सिलेबस में पूरे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। दो तरह के एक्शन होते हैं, एक तो होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से लिबर्टी देनी चाहिए। ऐसे एक्शन अगर इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं जो कि जिसका जो प्रभाव है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन अगर कोई इंडिविजुअल करे तो उसमें जो है अगर दूसरे इंडिविजुअल्स को हानि पहुंचती है तो उसमें स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है। अब आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरे को। अब आप बाइक चलाओगे बाहर बिना लाइसेंस का, आप जानते नहीं हो बाइक चलाना, तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है, इसका इम्पैक्ट दूसरों पर भी पड़ेगा। आप हो सकता है किसी को टक्कर मार दो। तो इसीलिए जेस मिल कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अदर रिगार्डिंग एक्शन में लिबर्टी को जो है ना वह कर्ब किया जा सकता है, स्वतंत्रता को जो है कम किया जा सकता है, और स्टेट जो है इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से अवधारणा का शुरुआत होता है। फिर टीएच ग्रीन, actually according to me he is the real father of positive liberalism, he is the real father of modern liberalism। इन्होंने सबसे पहली बार लिबर्टी को कैपेसिटी के साथ कंपेयर किया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लिबर्टी और कैपेसिटी में कैसे रिलेशन होता है, कि लिबर्टी कैपेसिटी है, क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए, ना कि बस कि आपके ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच इज वर्थ डूइंग। लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि आप अपने मन से काम करें। क्लासिकल लिबरल्स कहते थे कि लिबर्टी का मतलब होता है आपके पास स्वतंत्रता तब है जब आप जो चाहते हैं वह कर सकें। लेकिन लिबर्टी का
अकॉर्डिंग टू टीएच ग्रीन मतलब ये है कि आप वही काम करें जो कि करने लायक है। अगर आप उसी काम को करते हैं तब आपके पास लिबर्टी। ऐसा नहीं कि आपको शराब पीने का मन है, आप शराब पीकर अगर आप गटर में गिर गए तो ये आपके पास स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं। आपको अगर वही काम अगर आप कर रहे हैं जो कि सच में वह वर्थ है, उसका कुछ महत्व है, समझ रहे हैं ना बात को, जो करने लायक है, तब आप आपके पास सही मायने में लिबर्टी है। लिबर्टी को कैपेसिटी के तौर पर जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि लिबर्टी जो है दैट इज वर्थ डूइंग समथिंग। ये बात आपको समझ में आया। अब इनका दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ आवर बीइंग। ये कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे पास कॉन्शियस है, हमारे पास कॉन्शियस है, हमारे पास चेतना है। तो ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो लिबर्टी है हमारे लिए नेचुरल है। हमारा जो मानव का चेतना है उसमें स्वतंत्रता की जो मांग है वह हमेशा से है, अंदर से है, ये हमारे अंदर इनहेरेंट है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का देन है, राइट। लॉ ऑफ आर बीइंग का मतलब होता है कि हमें उन्हीं कामों को करना चाहिए जो कि ह्यूमंस के करने लायक हों। लॉ ऑफ आर बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम वही कामों को करें जो कि ह्यूमन के डिग्निटी को मेंटेन करके रखे। जानवरों जैसे काम हमें नहीं करने। अगर लॉ ऑफ आर बीइंग को हम फॉलो करेंगे तभी हमारे पास सही मायने में लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब है डिग्निटी को मेंटेन करके किसी भी काम को करना, उसी काम को करना विच इज वर्थ डूइंग। और इनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि आपको बाद में यूजीसी या फिर कहीं कोई भी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस दे, अगर बड़े बड़े कॉलेजेस का अगर सीयूईटी पीजी दें, तो ह्यूमन कॉन्शसनेस पोस्टुलेट लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट एंड राइट्स डिमांड स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, यू कैन यूज दिस इन योर आंसर। तो लिबर्टी कहाँ से आता है? तो लिबर्टी का ओरिजिन होता है ह्यूमन बीइंग के कॉन्शियसनेस से। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसी नाते हमारे अंदर चेतना है और इसीलिए हम लिबर्टी की मांग करते हैं। अब लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास अधिकार चाहिए। बिना अधिकारों के आप लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आपके पास राइट्स नहीं है देन लिबर्टी इज मीनिंगलेस। यू मस्ट हैव द राइट्स। और राइट्स जो है ना, ये सोसाइटी द्वारा दिए जाते हैं। ये जो टीएच ग्रीन है नेचुरल राइट के थ्योरी में विश्वास नहीं करते। राइट्स वही है जिसे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करता है, जिसे सोसाइटी के कस्टम्स नॉर्म्स वैल्यूज रिकॉग्नाइज करते हैं। देन राइट्स इज नॉट गिवन बाय द नेचर, राइट्स इज एक्चुअली गिवन बाय द सोसाइटी। और राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज योर लिबर्टी। और आपको राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट चाहिए, राइट्स डिमांड स्टेट। इसका मतलब अगर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके राइट्स को अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको राज्य की आवश्यकता है। राज्य जो है आपको अपने अधिकारों को दिलाने में आपको मदद करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ राज्य की जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को ये स्वीकार करते हैं। और एक चीज मैं यहाँ और आपको बता दूं, ये सोसाइटी पर भी काफी ज्यादा फोकस करते हैं। इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। सोसाइटी जिन चीजों को रिकॉग्नाइज करती है वही एक राइट का फॉर्म ले सकते हैं, वही कुछ अधिकार हो सकते हैं। आप अगर क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें, मैंने आपको बताया था, तो क्लासिकल लिबरलिज्म में मैंने आपको ये बताया था कि ये एटोमिस्टिक इंडिविजुअल्स के थ्योरी में बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वह अकेले जीवन जी सकता है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको और किसी की जरूरत नहीं। लेकिन एरिस्टोटल के आइडिया को फिर से ये दोबारा से रिवैम्प करने की कोशिश करते हैं, एरिस्टोटल के आइडिया को दोबारा से देने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इंडिविजुअल्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इंडिविजुअल्स आर सोशल एनिमल्स, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोसाइटी, सोसाइटी इज नीड फॉर एन इंडिविजुअल। इसीलिए इंडिविजुअल एक सोशल और मॉरल ह्यूमन बीइंग है। तो टीएच ग्रीन ये भी कहते हैं कि नेचर कैसा है ह्यूमन बीइंग्स का, तो ह्यूमन बीइंग्स, क्लासिकल लिबरलिस्ट कहते थे कि ह्यूमन बीइंग्स रैशनल है, तार्किक है। टीएच ग्रीन कहते हैं तार्किक है, साथ में साथ सामाजिक और मौलिक भी है। द ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल बट एट द सेम टाइम दे आर मॉरल as well as they are social. This is very important. And the society has the appropriate place in modern liberalism.
तो मॉडर्न लिबरलिज्म एक तरह से सिर्फ इंडिविजुअल पे सबसे ज्यादा फोकस नहीं करता, ये इंडिविजुअल और ये सोसाइटी के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की काम कर रहा है। It is trying to create an equilibrium. It is trying to balance both individual and society simultaneously. This is very important. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये टीएच ग्रीन का आइडिया है और इससे मॉडर्न लिबरलिज्म की शुरुआत होती है। इन्होंने भी कहा कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। इन्होंने भी पॉजिटिव लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया, पॉजिटिव लिबर्टी की बात की इन्होंने। तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाट मॉडर्न लिबरलिज्म इज। लास्की वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्की के बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्की जो है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रसिया में हुआ, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। और जब ग्रेट डिप्रेशन आता है ना, तो ग्रेट डिप्रेशन में लास्की ने एनालाइज किया कि कैपिटलिस्ट जो स्टेट्स हैं उनका तो लुटिया डूब गया, वह अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। ग्रेट 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 डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, जीडीपी खत्म उन लोगों का। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी ना यूएसएसआर की, वो बहुत सही से काम कर रहा था, जहां स्टेट भी डिसाइड कर रहा था कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। मार्केट फोर्सेस सब डिसाइड नहीं करते थे, मार्केट इकोनॉमी सब चीजें डिसाइड नहीं करती थी, डिमांड एंड सप्लाई सब चीजें डिसाइड नहीं करती थी। तो प्रभावित हुए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि लिबर्टी जो है वह सोशलिस्ट स्टेट्स में देखने को नहीं मिलता, और लास्की चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। ये सब कुछ कुछ जो फायदे हैं सोशलिज्म का, ये तो होना ही चाहिए, जैसे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होना चाहिए, और जैसे स्टेट को कुछ और फंक्शंस करने चाहिए जैसे सोशलिस्ट स्टेट करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग की व्यवस्था करना। इसी प्रकार से एक स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ परफेक्शन बनेगा। लेकिन इन फंक्शंस के साथ ये भी लास्की चाहते थे कि जो स्टेट है ना उसमें लिबर्टी भी हो। तो इसीलिए इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी की बात की। इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी की बात की, जहां पे दोनों के गुण रहेंगे, लिबर्टी भी होगा। तो मॉडर्न लिबरलिज्म लिबर्टी पर भी फोकस करता है, और साथ ही साथ जो स्टेट है वह लोगों का भला करे, कल्याण करे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा प्रोवाइड करे। तो लास्की के आइडियाज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए, एलटी हॉबहाउस के आइडियाज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए, मैकआइवर के आइडियाज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए। मैकआइवर का मानना था, ये थ्योरी ऑफ सर्विस स्टेट देते हैं, सर्विस स्टेट कहते हैं स्टेट को। मैकआइवर एक बुक लिखते हैं द मॉडर्न स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, यूजीसी नेट में, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैकआइवर है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बिलीव नहीं करते। लेक्चर 1 में मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर इलेबोरेट किया था सही से, ये नहीं बिलीव करते। ये कहते हैं कि स्टेट एक प्रिमिटिव सोसाइटी है ना, और स्टेट का जो है वह विकास हुआ है प्रिमिटिव सोसाइटी से ही विकास हुआ है इसका। और स्टेट एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं हमारे समाज में, है ना। हमारे इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल एसोसिएशन है, रिलीजियस एसोसिएशन है। इन सेम मैनर स्टेट भी एक आपका एसोसिएशन है। और स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम ये है कि अगर कोई एक एसोसिएशन दूसरे एसोसिएशन में इंटरफेयर कर रहा है, तो उस चीज को, अगर एक ग्रुप है, अगर कोई एक ग्रुप है, ग्रुप, अगर ये दूसरे ग्रुप, अगर ये सेकंड ग्रुप के इंटरेस्ट को इनक्रोच कर रहा है, अगर दूसरे ग्रुप के इंटरेस्ट को, उनके हितों को वायलेट कर रहा है, तो स्टेट का यही काम है, इन दोनों ग्रुप के बीच में समन्वय बना के रखना, और ये देखना कि कोई एक दूसरे के इंटरेस्ट को वायलेट ना करे। और हम स्टेट की बात क्यों माने, स्टेट का हम लोग फॉलो क्यों करें? तो स्टेट को इसीलिए सिर्फ फॉलो करें क्योंकि स्टेट जो हमें सर्विसेज देती है, इसीलिए। जो स्टेट सर्विस नहीं देती हमें, उसे हमें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर्विस देने का मतलब फिर से हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि आज हमें स्टेट्स देती हैं। तो इसीलिए इन्होंने सर्विस स्टेट की थ्योरी दी, इन्होंने स्टेट को कहा सर्विस स्टेट। और यहाँ से भी मॉडर्न लिबरलिज्म का आपको एक तरह से ओरिजिन देखने को मिलता है। मैकआइवर के बारे में फिर से आपको आगे सेमेस्टर्स में भी पढ़ना है। तो ये कुछ आपके इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स हैं जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करते हैं, और जितने भी फीचर्स हैं इन्हीं से डिराइव हो रहे हैं। मैंने जितने भी थिंकर्स को बोला, सबको अगर एक साथ क्लब कर दें तो ये कुछ चीजों को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात,
जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग सिर्फ रैशनल नहीं है, सोशल और मॉरल भी है साथ ही साथ, जैसा टीएच ग्रीन ने हमें बताया था। पॉजिटिव लिबर्टी पे ये विश्वास करते हैं। मैं लेक्चर के शुरुआत से आपको समझाते आ रहा हूँ कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। वेलफेयर स्टेट में विश्वास करता है, जो आपका मॉडर्न लिबरलिज्म होता है। वेलफेयर स्टेट क्या है? तो एक डैमेज लिमिटिंग इंस्टीट्यूशन है, एक तरह से देखा जाए तो। कैपिटलिज्म के कारण जो भी आपके प्रॉब्लम्स हुए थे ना, उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो आपका कैपिटलिज्म का सिस्टम है वह सरवाइव कर सके। फिर पॉजिटिव रोल देता है स्टेट को। वहां नेगेटिव रोल स्टेट को दिया जा रहा था क्लासिकल लिबरलिज्म में, कि आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, आपको बस सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सोशल सिक्योरिटी भी मेंटेन करने की बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है हेल्थ, एडुकेशन, ये सब प्रोवाइड करना। ये आपको समझ में आ गया? उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी की ये बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां प्राइवेट और जहां पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम कर रहा है। क्लासिकल लिबरलिज्म सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इकोनॉमी की बात करते थे, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात नहीं करते थे। यहाँ आपको सरकारी स्कूल भी देखने को मिलेंगे, विच इज द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। एट द सेम टाइम यू हैव बिग प्राइवेट institutions as well. At the same time, you will see there is EMS, which is the government institution. At the same time, you will see Medanta is there, Max Hospital is there. सो मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर जो हैं को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ दोनों रहते हैं। उसके बाद जो क्लासिकल लिबरलिज्म था ना, दैट वाज अ क्लास बायस्ड इंस्टीट्यूशन, कैपिटलिस्ट को सिर्फ सपोर्ट करता था। मॉडर्न लिबरलिज्म ये कहता है थ्योरेटिकली, अब प्रैक्टिकली ऐसा है कि नहीं है वो आप तय करेंगे, कि कुछ परमानेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि न्यूट्रल हों, जो कि लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखें, वही हेल्थ, एडुकेशन, हाउसिंग उनको प्रोवाइड करें। तो हमारे पास है परमानेंट इंस्टीट्यूशन, आपको देखने को मिलेगा। पेंशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री अलग है आपका, अगर देखा जाए तो। इसी प्रकार से बहुत सारे परमानेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं हर एक कंट्रीज में, जिन्हें न्यूट्रल माना जाता है, जो कि लोगों के वेलफेयर का ख्याल रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर पर क्या व्यू है। तो क्लासिकल लिबरलिस्ट कहते थे कि ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअलिस्ट है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और मॉरल है बाय नेचर से। राइट, सोशल है और साथ ही साथ मॉरल है बाय नेचर से। उसके बाद अगर सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो क्लासिकल लिबरलिस्ट कहते थे कि सोसाइटी एग्रीगेट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। अगर आप इंडिविजुअल्स के हितों को पूरा करते जाएंगे तो समाज का हित जो है वह अपने आप पूरा हो जाएगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल को ऐड कर दें तो उसी से समाज बनता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉडर्न लिबरल्स कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, सोसाइटी का कुछ अपना जो है कॉमन गुड होता है, और उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सोसाइटी जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स के मिलने से नहीं बनता, सोसाइटी अपने आप में नेचुरल है, क्योंकि इंडिविजुअल्स अपने नहीं जी सकता, इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जैसा कि एरिस्टोटल ने हमें बताया था। स्टेट के बारे में क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं कि स्टेट नेसेसरी ईवल है। स्टेट नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि वह सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, और ईवल इसलिए है क्योंकि यह फ्रीडम्स को जो है वह छीनने की कोशिश करता है हमसे, हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। लेकिन मॉडर्न लिबरल्स कहते हैं कि स्टेट जो है वह नेसेसरी ईवल नहीं है, स्टेट इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू। स्टेट ही वह संस्था है जो कि हमें नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है, ऐसे इन्वायरमेंट हमें देता है जहां हम अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकें। और पॉजिटिव लिबर्टी का अंतिम उद्देश्य अगर आप जेस मिल के अनुसार देखें तो अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द हाईएस्ट गोल, सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट गोल ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी। सो स्टेट जब तक नहीं होगा तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते अपने पर्सनालिटी का, इसीलिए सोर्स ऑफ वर्च्यू है स्टेट। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू रदर देन स्टेट इज अ सोशल इवल, सॉरी नेसेसरी इवल। राइट, एक्चुअली मैं वन गो में वीडियो को जो है बनाता हूँ, ओके, इसीलिए मैं थक जाता हूँ बनाते बनाते, बोलते बोलते इतना देर। ओके, लिबर्टी के बारे में हम अगर देखें तो लिबर्टी का ये सिर्फ मतलब नहीं होता कि लिबर्टी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस का ना होना, मतलब बाहरी प्रतिबंध का ना होना, सिर्फ ये लिबर्टी नहीं है। साथ ही साथ इंटरनल कैपेसिटी, एब्सेंस ऑफ, वेट, ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, बट ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कॉन्स्टेंट्स।
एब्सेंस ऑफ इंटरनल कॉन्स्टेंट्स, कि हमारे अंदर कोई भी इंटरनल आंतरिक कोई खामी ना हो, एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कैपेसिटी, ये होना चाहिए, यहाँ प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कैपेसिटी होना चाहिए। मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी बताया, वही चीज मैं यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वह नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, एट द सेम टाइम द मॉडर्न लिबरलिज्म इज सपोर्टिंग द पॉजिटिव लिबर्टी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जो आपके क्लासिकल लिबरल्स हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि सबको अपॉर्चुनिटी दे दो, समान अवसर दे दो सबको। अब उसका परिणाम क्या होगा, आउटकम क्या होगा, उससे हमें कोई नहीं लेना देना। तो अगर आप सबको समान अवसर भी दे दोगे, तो उससे कोई बंदा जो है गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो समान अवसर देने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सबको आईआईटी के एग्जाम में बिठा दो, तो समान अवसर तो दे दिया कि चलो भाई हम तुम्हें आईआईटी के कॉलेजेस में जो है नाम लिखाने का अवसर है, आईआईटी का एग्जाम दे दो तुम, समान अवसर तो सबको आपने दे दिया। लेकिन आप ये बताएं कि सबका बैकग्राउंड एक जैसा है, सब एलिन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। सबकी जाति अलग है, सबका प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो आउटकम का जो है इक्वालिटी नहीं होता। इसीलिए यहीं से रिजर्वेशन पॉलिसी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, यहीं से हमें देखने को मिलता है। अब आगे क्रिटिसिज्म की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कोई प्रोएक्टिव आइडिया नहीं है, एक रिएक्शन है मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के अगेंस्ट में, क्योंकि मार्क्सिज्म सोशलिज्म दोनों फेमस हो रहा था। तो इसी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए इन्होंने कुछ कुछ इनकलकेट किया, इन्हीं में से गुण को मैंने आपको बताया। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये डैमेज लिमिटिंग है, ये सिर्फ डैमेज को लिमिट कर रहा है। अगर आपके छत में सीलन हो जाती है तो आप ऊपर से सीमेंट लगा देते हो, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये बस आप किसी तरह से टेम्पररी सॉल्यूशन जो है ये निकाल रहे हैं। और यही बात डेविड गार्लैंड का भी कहना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अभी तक वेलफेयर स्टेट जो है अपने गोल्स को जो है अचीव करने में असफल रहा है, ये तीसरा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। और अगर आप आइजिया बर्लिन की अगर आप बात को देखेंगे, आइजिया बर्लिन के बारे में आपको पढ़ना भी है, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सेमेस्टर सेकंड में। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के बारे में वह आपको बताएंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं कि स्टेट को इंटरफेरेंस करने दो, हस्तक्षेप करने दो, तो स्टेट जब इंटरफेयर करने लगेगा ना, तो स्टेट इंटरफेयर करते करते टोटलिटेरियन बन जाता है। स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा और कहेगा नहीं, हमने तो वेलफेयर को सिक्योर करने के लिए ये स्टेप उठाया, और जस्टिफाई कर देगा। इसीलिए एक तरह से मॉडर्न लिबरलिज्म जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टेट को टोटलिटेरियन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसी कारण से लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आइजिया बर्लिन देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सेकंड सेमेस्टर में कि आइजिया बर्लिन किसको सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को। आइजिया बर्लिन का फेवरेट क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। क्योंकि आइजिया बर्लिन को डर है कि अगर पॉजिटिव लिबर्टी अगर हो, जहां स्टेट को हस्तक्षेप करने का अधिकार हो, तो स्टेट अल्टीमेटली टोटलिटेरियन बन जाएगा। कार्ल पॉपर का भी यही मानना है। तो ये सब कुछ कुछ क्रिटिसिज्म्स आपको देखने हैं। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है लिबरलिज्म का। तीसरे में नियो लिबरलिज्म हम पढ़ेंगे, और हमारा लिबरलिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी है, मैं बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए जो बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपीएससी के मटेरियल से कंटेंट लाता हूँ, बहुत डाइवर्स सोर्सेज से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अपने एक्सपीरियंस से मैं जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम, मैं बीए पास आउट हो चुका हूँ, मैं आज ठीक ठाक पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मेरे से जो गलती हुई, मुझे सेमेस्टर वन में कोई बताने वाला नहीं था कि तुम बाद में यूजीसी का नेट दोगे, वहां तुमको पूछा जाएगा कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा था। तो मुझे नहीं पता था उस समय कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है हारोल्ड लास्की ने लिखा था। अब बुक में भी दिया हुआ था, तो मुझे लगता था कि कॉन्सेप्ट बस इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट कोई नहीं पूछेगा। स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक किसने लिखा, द मॉडर्न स्टेट किसने लिखा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बुक्स किसने लिखा, ये या सर्विस स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। डीयू का जब एंट्रेंस दोगे एमए के लिए, यही सब चीजें पूछी जाती हैं। जेएनयू में भी यही सब चीजें पूछी जाती हैं, सीयूईटी पीजी में। तो आपको फिर से दोबारा से सब चीज पढ़ना पड़ता है। तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं स्टार्टिंग में। तो बाद में मैं जब बड़ा हुआ, मतलब बड़ा क्या हुआ भाई, मतलब बाद में मैं जब पास आउट हुआ, तो जब मुझे जेएनयू के एंट्रेंस देने थे, डीयू में जब एडमिशन लेना था, तो उस टाइम में एक ही साथ एक ही महीने में सब चीजों को करना पड़ा। तो ये आपके साथ ना हो, फैक्ट्स को साथ में लेकर चलें, बहुत फायदा होगा फ्यूचर के लिए।
और कॉन्सेप्ट्स को तो खैर साथ में लेके चलना ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेमेस्टर 6 तक के लेक्चर हैं, आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। नोट्स अवेलेबल करा दूंगा जल्दी।